गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। दयानंद कुमार शर्मा, विकास कुमार, अजीत कुमार, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था, आधुनिक भारत का इतिहास। लॉर्ड कर्जन (1898 से 1905), सौरभ, सभी लोग आ गए। विकास सिंह, अजीत कुमार, अरुण, गुड मॉर्निंग। तो लॉर्ड कर्जन से आगे यहीं तक, इससे आगे चलना है आज। कर्जन इंडिया में 1898, कहीं कहीं 1899 दिया है। दयानंद कुमार शर्मा, गुड मॉर्निंग। शिवेंद्र कुमार, नमस्ते। अर्जुन कुमार, गुड मॉर्निंग। विनोद ठाकुर, गुड मॉर्निंग। तो कर्जन की पॉलिसी थी बांटो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एडॉप्ट किया था। और कर्जन की सबसे बड़ी नीति यही है इंडिया में। इस नीति के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया और मुसलमानों का सपोर्ट लेकर हिंदुओं के आंदोलन को दबाया। विकास कुमार, नमस्ते भाई। तो यहां से लॉर्ड कर्जन के बारे में हम आपको बताते हैं। लॉर्ड कर्जन इंडिया में आया तो इसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे इंडिया में सांप्रदायिकता घर कर गई। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस का विभाजन करवाना चाहा, उसके शासनकाल में तो नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस का विभाजन भी 1907 में हो गया था। कर्जन चाहता था कि कांग्रेस के जितने भी मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग टू काम करें कांग्रेस में। जब ये उसमें सफल नहीं हो पाया तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को अ ग्रुप ऑफ बैंडिट्स कहा, यानी डाकुओं का गिरोह कहा। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ग्रुप ऑफ बैंडिट्स किसने कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा। और अगर ये पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व किसने कहा, तो लाला लाजपत राय ने कहा। देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। जब कभी इंग्लैंड में सत्ता बदलती थी, सत्ता इन द सेंस ऑफ किंग जब बदलता था, तो इंडिया में भी इसका असर पड़ता था। इंडिया में वाइसरॉय उनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन करता था। तो इस समय सत्ता इंग्लैंड में बदली और एडवर्ड सेवेंथ ये इंग्लैंड का किंग बना। इंग्लैंड का ये राजा बना और इसी के सम्मान में दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। तो अब आप देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा दिल्ली दरबार, ये किंग इंडिया नहीं आया,
ये इस समय इंग्लैंड का राजा बना। इसके सम्मान में इंडिया में कर्जन ने दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया। तो सपना भी आ गए, गुड मॉर्निंग। तो अभी अभी स्टार्ट किए हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। कर्जन की पॉलिसीज बता रहे हैं। कर्जन ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई और 1903 में राजा एडवर्ड सेवेंथ के सम्मान में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। वैसे लॉर्ड कर्जन की आंतरिक नीतियां, इंटरनल पॉलिसी हिंदू मुसलमानों के अगेंस्ट में थी। हला ये चाहता था कि मुसलमानों का सपोर्ट ले लें और हिंदू आंदोलन को इंडिया में दबाएं। प्रारंभ में ये दोनों का विनाश चाहता था, हिंदू मुसलमानों का, लेकिन बाद में इसने सोचा कि अगर दोनों को रुष्ट करेंगे तो दोनों इंडिया में कंबाइंड होकर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करेंगे। इसलिए मुसलमानों का सपोर्ट लेने के लिए उनके लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यानी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जिससे कि मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति झुके रहें, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करते रहें और उसका फायदा उठा करके हिंदू आंदोलन को दबाया जा सके। लॉर्ड कर्जन की हम और पॉलिसीज बताएंगे आपको, लेकिन 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, विश्वविद्यालय कानून। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विश्वविद्यालय कानून आया। इसमें सीनेट को पावर ज्यादा दे दिया। यूनिवर्सिटी में सीनेट होता था, कर्जन ने सीनेट को प्रशासनिक पावर दे दिया। कर्जन ने सीनेट को प्रशासनिक पावर दे दिया और इस सीनेट के द्वारा विश्वविद्यालयों में जो स्टूडेंट क्रांतिकारी बन रहे थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के प्रावधान किए गए थे। याद रखें, सीनेट का काम यूनिवर्सिटी में प्रशासन को स्थापित करना। सीनेट को डायरेक्ट पुलिस प्रशासन से जोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी में उठ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक पावर को बढ़ा दिया गया, जिससे कि यूनिवर्सिटी को क्रांति का गढ़ न बनाया जाए। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा ही किया। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दिया, जिससे कम सदस्य रहकर प्रशासन को स्ट्रांग बनाए। तो इस तरह से सीनेट में यूनिवर्सिटी के सीनेट को पावर ज्यादा दे दिया यूनिवर्सिटी एक्ट के अंडर में, जिससे कि यूनिवर्सिटी क्रांति का गढ़ न बन पाए। यही इस एक्ट की खास बात थी। और वैसे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था कलकत्ता में। वैसे प्रारंभ में ये ढाका में था, स्टार्ट में ये ढाका में था, बाद में इसका सेंटर कलकत्ता को बना दिया गया। अनुशीलन समिति का मेन काम यंग स्टूडेंट को जिम या अखाड़े में क्रांति के लिए तैयार करना। जिम या अखाड़ा, इसमें युवाओं को तैयार करना कि वह ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करें, क्रांति करें, अंग्रेजों की हत्या करें। इसके लिए अनुशीलन समिति बनाई गई थी। हालांकि इसके फाउंडर अगर पूछा जाए तो सतीश चंद्र बसु थे। सतीश चंद्र बसु। दूसरे थे इनके साथ पी मित्र, बरेंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष, ये दोनों सगे भाई थे, बरेंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष।
तो ये संस्था इन लोगों ने बनाई और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो यह एक सीक्रेट सोसाइटी थी। यह एक सीक्रेट सोसाइटी थी, यानी गुप्त संस्था थी। यह एक गुप्त संस्था थी और इसके द्वारा इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलवाना, क्रांतिकारियों को तैयार करना, जिम अखाड़े के द्वारा इसको युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कराना, यही था इसमें। तो देखें, ये एक सीक्रेट सोसाइटी और बाद में एक और संस्था बनी थी बेटे 1904 में, मित्र मेला। मित्र मेला ये नासिक में बनाया गया था। नासिक तो जानते हैं महाराष्ट्र में है। मित्र मेला, इसका गठन किसने किया? वीडी सावरकर ने किया था। विनायक वीर दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना किया था। विनायक वीर दामोदर सावरकर। एक और संस्था थी इसी से मिलती जुलती, मित्र मंडली। मित्र मंडली, ये दोनों इसी साल में इन्होंने किया था। और ध्यान रखें, यह भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, यह भी एक गुप्त संस्था थी। यानी अनुशीलन समिति, मित्र मेला, मित्र मंडली, यह सीक्रेट सोसाइटी थी। लेकिन बेटे बाद में मित्र मेला, बाद में मित्र मेला, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, अभिनव भारत कहलाया। अभिनव भारत ये कहलाया था। याद रखें, मित्र मेला और मित्र मंडली इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत रखा, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी। अरुण, पीडीएफ जो देते हैं उसमें इतने पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं बेटे, आपको ब्रीफ में दिया गया है उसमें। बाकी एक्सटेंशन के लिए, इलेबोरेट करने के लिए लेक्चर्स होते हैं। शिवेंद्र कुमार, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन शासन एंड प्रशासन? कैसे प्रश्न पूछ रहे हो बेटा? शासन प्रशासन में अंतर क्या है? विपिन कुमार कह रहे हैं सर लेक्चर नंबर 17 नहीं चल रहा है। बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो जाएगी, एक बार मैनेजमेंट से को बता दो नहीं चल रहा है तो। शिवेंद्र बताइए, शासन प्रशासन में क्या अंतर है, आप ही बताओ। शासन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। दोनों को शिवेंद्र इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये तो इसमें कोई सवाल नहीं है, वैसे बताएं, आप ही बताओ। सो सर आई एम नॉट शोविंग योर लास्ट सेकेंड क्लास, प्लीज चेक इट। मैं तो चेक नहीं कर पाता हूं बेटा, मैं तो लेक्चर देता हूं। मैनेजमेंट से एक बार बात कर लो सुओ, जो लेक्चर आप नहीं देख पाए हो, नॉट शोविंग योर लास्ट 2 क्लास, प्लीज चेक इट। तो मैं तो चेक नहीं कर पाता हूं क्योंकि टेक्निकल हैंड नहीं हूं। आप मैनेजमेंट को कॉल करके बता दो कि आप लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देख पाए हो, ठीक है? शिवेंद्र कुमार, हाँ देख लो, ये सब प्रशासन शासन, ये तो ऐसा इसमें हिस्ट्री का सवाल ही नहीं है। ये शासन प्रशासन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने किया। यह एक सीक्रेट सोसाइटी थी, यह एक गुप्त संस्था थी। बाद में अभिनव भारत और अनुशीलन समिति दोनों इकट्ठा हो गई थी। अभिनव भारत गुजरात महाराष्ट्र साइड में सीक्रेट सोसाइटी का काम किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, क्रांतिकारियों को इसमें भर्ती किया,
जबकि अनुशीलन समिति ये बंगाल मीन्स आज का बांग्लादेश भी था उसमें, बिहार, उड़ीसा यानी उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया। अच्छा, बाद में दोनों सीक्रेट सोसाइटीज अभिनव भारत अनुशीलन समिति ये दोनों गदर पार्टी से जुड़ गई थी। याद रखें, गदर पार्टी, गदर का मतलब स्ट्रगल, गदर का मतलब सनी देओल नहीं होता है। गदर पार्टी की स्थापना बाद में यानी 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत अनुशीलन समिति गदर पार्टी से जुड़ गई थी। बाहर गदर पार्टी कनाडा, अमेरिका में और इंडिया में ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज आर्म्स और वेपन्स आपस में तालमेल करके आर्म्स और वेपन्स मंगाते थे। गदर पार्टी का मेन उद्देश्य था बेटे इंडिया से बाहर रह रहे इंडियन को इंडिया की क्रांति से जोड़ना और अमेरिका तथा कनाडा की सरकारों पर दबाव बनाना कि जिस तरह अमेरिका और कनाडा की गवर्नमेंट ब्रिटेन से फ्री हुई थी, उसी तरह अमेरिका और कनाडा की सरकारें ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बनाएं कि वे इंडिया छोड़ के चले आएं। तो इस तरह से सीक्रेट सोसाइटी और फिर गदर पार्टी सारे मिलकर एक हो गए थे और आगे चलकर क्रांति की गतिविधियों पर विशेष फोकस किया। तो हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। देखिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ये स्थापित किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बॉम्बे में किया था। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय समाज सेवकों की संस्था। तो इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बॉम्बे में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले बेटे नरम दल के नेता थे, मॉडरेट लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम सपोर्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वराज गेन करें। तो ये मॉडरेट प्रवृत्ति के नेता थे, मार काट में विश्वास नहीं करते थे, सीक्रेट सोसाइटीज के अगेंस्ट में थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करके इंडिया में स्वराज चाहते थे। तो इनकी ये सोसाइटी सोशल वर्क के लिए फेमस है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं ये। जैसे मान लीजिए प्रार्थना समाज है और मान लीजिए ब्रह्म समाज है, ऐसी ही कुछ इनकी संस्था थी, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। और इसी समय एक और संस्था का नाम है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। इंडिया हाउस ये लंदन में बना था। इंडिया हाउस ये लंदन में बना। और बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा गदर पार्टी से जुड़ गए थे बेटे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लेटर ऑन एफिलिएटेड विद गदर पार्टी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। सोहन सिंह भाखना भी थे एक, वे भी बाद में गदर पार्टी से जुड़ गए। तो इंडिया के बाहर जो क्रांतिकारी रह रहे थे उनमें लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह भाखना, इनका विशेष नाम है। ये तीन ऐसे क्रांतिकारी जो इंडिया से बाहर इंडिया के फ्रीडम के लिए कमान संभाली थी। लंदन में इंडिया हाउस या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी कहा जाता है, जिसमें इंडिया के लोग जो इंग्लैंड में रह रहे थे वो इनके साथ जुड़े और बाद में ये उन इंडियन को लेकर गदर पार्टी से जुड़ गए। तो एक ऐसा माहौल तैयार किया कि जो इंडिया से बाहर क्रांति का माहौल बन सके। तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी ये विशेष योगदान है। आगे
आप एक पॉइंट ये भी देखें, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन 1905 में 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, या इसको बंग भंग भी कहते हैं। कर्जन ने बंग भंग कर दिया। कारण क्या था बंगाल विभाजन का? मेन कॉज बंगाल विभाजन का यही था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां दबाना नामुमकिन होगा, और हिंदू मुसलमानों को आपस में बांट दो, एक का सपोर्ट ले लो, दूसरे के आंदोलन को आसानी से दबा देंगे। तो मेन एम वाज टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स according to religion and take the support of Muslims to suppress non-Muslims. एक बार कहा गया था ऐसा कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इनटू सेवरल वेज। यानी अगर बंगाल एक रहेगा तो शक्तिशाली बना रहेगा, और यदि बंगाल को बांट दिया जाए तो यह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसी पॉलिसी को लॉर्ड कर्जन ने फॉलो किया। लेकिन बेटे पब्लिकली अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिकली कर्जन ने बंगाल विभाजन के लिए क्या कहा, बंगाल विभाजन के खिलाफ लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि बंगाल एक बड़ा स्टेट है, बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है जिसे एक शासन केंद्र से शासित नहीं किया जा सकता है। प्रशासन की सुविधा के लिए वही जो अभी आप पूछे थे, प्रशासन शासन एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इससे शासन प्रशासन बंगाल में अच्छा चलेगा। तो पब्लिकली लॉर्ड कर्जन ने यही कहा था, पब्लिकली लॉर्ड कर्जन ने यही कहा कि अगर बंगाल में शासन प्रशासन की सुविधा देना है तो इसलिए शासन प्रशासन की सुविधा के लिए बंगाल को डिवाइड कर दो। यदि बंगाल एक रहेगा तो ताकतवर बना रहेगा। ये इसका इंटरनल सोच था। विभाजन का मेन कॉज अगर पूछा जाए, मुख्य कारण अगर ये पूछा जाए कि इसका मेन कॉज क्या था, तो मेन कॉज डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स। डिवाइड Hindus and Muslims into two states। हिंदू मुसलमानों को दो राज्यों में बांट दें, एक राज्य ईस्ट बंगाल, इसमें मुस्लिम्स बाहुल क्षेत्र था, ये मुस्लिम्स आबादी थी इसमें, और दूसरा पार्ट था वेस्ट बंगाल, आज का भी वेस्ट बंगाल, इसमें हिंदू पॉपुलेशन थी। तो यदि आप देखें तो लगभग 7 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी टोटल। यदि आप देखें तो ईस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, वेस्ट बंगाल ये हिंदू बाहुल क्षेत्र था। तो धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन का यह कहना था कि बंगाल में प्रशासन शासन ठीक तरह से चलाने के लिए
डिवीजन करना अनिवार्य था, क्योंकि बंगाल इट वॉज अ लार्जेस्ट प्रोविंस इन इंडिया विच कुडंट बी रूल्ड फ्रॉम वन सेंटर, देयरफॉर फॉर द वेलफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इसी को फॉलो किया था, इसे फॉलो किया गया और इस तरह से बंगाल दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन एक पॉइंट यहां ये इंपॉर्टेंट है कि जब बंगाल को डिवाइड किया गया उस दिन बंगाली हिंदू सुबह सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग गंगा स्नान करने गए और एक दूसरे के हाथों में, एक दूसरे की कलाइयों में राखी बांधा। उस दिन को, यानी विभाजन वाले दिन को, विलाप दिवस के रूप में मनाया, यानी मॉर्निंग डे। उस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया, यानी सॉलिडेटरी डे, या उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठ करके आर.एन. टैगोर वगैरह जैसे हिंदू नेता और भी तमाम इस टाइप के नेता जो थोड़ा क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, गंगा स्नान करने के बाद एक दूसरे को एम्ब्रेस किया, आलिंगन किया, कलाइयों में राखी बांधा और उस दिन को राखी दिवस, विलाप दिवस या एकता दिवस के रूप में मनाया। तो लॉर्ड कर्जन का ये बंगाल विभाजन बंगाल में क्रांति का डायरेक्शन ही बदल दिया। अच्छा, ये विभाजन 1911 तक चला था, बंगाल का डिवीजन 1911 तक चला था। 1911 में 12 दिसंबर को किंग जॉर्ज पंचम इंडिया आया, किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आया। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम इंडिया आया और उसके सम्मान में दिल्ली दरबार हुआ। उसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए घोषणा किया और बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया। याद रखिए, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बेटे, असम को उसी समय अलग स्टेट बना दिया, क्योंकि ईस्ट बंगाल में असम भी था, चित्तगांव भी था और आज का बांग्लादेश भी था पूरा, जबकि वेस्ट बंगाल में आज का इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी था। तो इस तरह 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और असम को 1911 में बंगाल से अलग स्टेट बना दिया। तो तब जाके स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ये समाप्त हुआ था। एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905-06 में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 1905-06 में, इस आंदोलन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्टार्ट किया था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 1905-06 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया। इसमें बेटे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती, अपने झगड़े पंचायतों के द्वारा सॉल्व करते, विदेशी कोर्ट कचहरी का बाइकआउट करते और अपने स्कूल कॉलेज स्टार्ट करते। पेड़ों के नीचे, छज्जा के नीचे स्कूल कॉलेज स्टार्ट करने लगे, विदेशी स्कूल कॉलेज का बाइकआउट करने लगे, विदेशी दुकानों के सामने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। तो ये आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 1905-06 में स्टार्ट हुआ और ये आंदोलन 1911 तक चला था। जब 1911 में बंगाल विभाजन कैंसिल कर दिया तो ये आंदोलन तब जाके समाप्त हुआ था। लेकिन इस आंदोलन में खास बात क्या थी? अर्ली मॉर्निंग उठ करके क्रांतिकारी प्रभात फेरी लगाते थे। अर्ली मॉर्निंग गली मोहल्ले कूचे से लोगों का जूथ इकट्ठा होकर निकलता था, वंदे मातरम के नारा लगाते हुए, और एक गीत अमार सोनार बांग्ला जो 1906 में टैगोर ने रचा था, ये गीत भी इसी समय पॉपुलर हुआ था।
अमार सोनार बांग्ला, यानी मेरा सोने का बंगाल, माई गोल्डन बंगाल। ये गीत इसी समय पॉपुलर हुआ। इस गीत के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये गीत इन्होंने रचा है और आज ये गीत बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। आज ये गीत बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गीत है ये। तो ऐसे प्रसिद्ध विद्वान आर्यन टैगोर हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान रचा है। इंडिया का जनगण मन अधिनायक जय है और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। इनका शिष्य था जिसने श्रीलंका का नेशनल एंथम रचा था। इस तरह से ये गीत और ये वाला वंदे मातरम इस समय खूब पॉपुलर हुआ। वंदे मातरम इसी समय गली मोहल्ले में लोग गाते हुए प्रभात फेरियां निकालते थे। तो इस तरह से बेटे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया और ये आंदोलन बंगाल में काफी सफल भी रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी प्रेशर में रही और आपको पता होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन को इंडिया से इस्तीफा देके इंग्लैंड जाना पड़ा। कारण यही था, लॉर्ड कर्जन पर प्रेशर ज्यादा पड़ गया और यहां से इसको वापस लौटना पड़ा इस्तीफा देकर। 1905 में कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो सेकेंड को वाइसरॉय बना के भेजा गया। तो लॉर्ड मिंटो सेकेंड के शासनकाल में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन काफी प्रेशर बनाया हुआ था। तो इस तरह लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी का शिकार बंगाल हुआ। विकास सिंह सर, मैं नोट बना रहा हूं, प्लीज स्लो। हाँ कोई बात नहीं बेटे, दोबारा इसको देख लेना आप वीडियो को, तीसरी बार देख लेना जो छूट जाए। नोट्स बनाने वालों के लिए तो बेहतर है कि 2-3 बार 4 बार देखो और उसके बाद आपको नोट्स आसानी से बढ़िया बना सकते हो आप तो। इसलिए हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं सारे पॉइंट्स, जो सारे पॉइंट्स आपको जो बेसिक पॉइंट्स है बाकी समझा देते हैं। सो सर, इफ यू स्टार्ट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन थर्ड पार्ट लाइक फर्स्ट एरा, ओके, सेकेंड एरा, थर्ड एरा, तो बहुत अच्छा होता। बेटे आप ऐसे बना लो यार, सुओ आप ऐसे बना लो। फर्स्ट पार्ट तो चल ही रहा है और फर्स्ट पार्ट 1905 में खत्म ही हो गया, अब सेकेंड पार्ट 1905 में स्टार्ट हो रहा है। तो आप उस तरह से पढ़ लीजिए, ज्यादा ठीक है। हम आपको दरअसल पूरा एक साइड से कवर कराते चल रहे हैं, यानी बीच में छूटे ना कोई बात। इसलिए अगर आपको 1885, 1905 ये करके बताएंगे तो उसमें बहुत से पॉइंट छूट जाएंगे, कुछ गुप्त संस्थाएं छूट जाएंगी। तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, पूरा डिटेल में बताना चाहते हैं आपको। अभी आईएएस की क्लास नहीं है बेटा। यू आर नॉट मेंशन मेनी पार्ट। बताएं कौन सा पार्ट? सुबह बताओ कौन सा पार्ट मेंशन नहीं किए हैं? सुबह बताएं कौन सा पार्ट नहीं किए हैं? सुबह बताइए। अक्टूबर सारो डे बताया तो बेटे सुओ, अभी तो बताया ये सारी बातें। अक्टूबर 16 अक्टूबर को विलाप दिवस मनाया। सारो का मतलब विलाप होता है। वीडियो नहीं चल रही बेटे तो आप उसको अपना नेटवर्क फिर से बंद करके चलाओ, देखो चलेगा। बाईस 22nd कॉन्फ्रेंस 1906
बिल्कुल बताएंगे अभी 22nd कॉन्फ्रेंस, सारे बताएंगे, सब बताएंगे, छोड़ा नहीं हूं। अभी मैंने लॉर्ड कर्जन का सब बनाया, कवर किया हूं। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो में सारी बातें बताएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं कुछ। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। और आपको जैसे सुविधा वैसे नोट्स बनाएं और उस टाइप से उस सेंस में आप पढ़ लो, क्योंकि सब के लिए है। कुछ बच्चे जो हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं उनको आसान तरीका यही है, इससे बढ़िया आसान तरीका नहीं है बेटे। ठीक है। सुवो सॉरी 1874 असम, क्या असम बताएं? कल का 9:30 AM का लेक्चर नहीं चल रहा है, वो चल जाएगा बेटे, उसको चलवा देते हैं। असम डिवाइडेड 1847, सॉरी 1874, असम को बांट दिया गया 1874 में। हरिंदर नाथ हाय। सुवो कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल नॉट मेंशन सर। ईस्ट बंगाल की कैपिटल ढाका थी। ईस्ट बंगाल की कैपिटल ढाका, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता। असम डिवाइडेड बंगाल, आगे बढ़ें जी। बिल्कुल सोनू बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये सुवो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वही थोड़ा कवर कर रहे हैं। जो बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं उनके लिए जो हम तरीका बता रहे हैं वो बेहतर है। चलें इससे आगे बढ़ें। लॉर्ड कर्जन की कुछ और पॉलिसीज हैं, उसे बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आगे बढ़ें। बिल्कुल बेटा, अब इससे आगे तो फिर सिविल सर्विसेज का आ रहा है बैच, उसमें एडमिशन लो, उसको डिटेल में फिर उस टाइप से पढ़ाएंगे। केवल बंगाल विभाजन पर ही 3-4 घंटा का लेक्चर देंगे। सोनू कुमार, इनको बोलो कि वीडियो रिपीट कर लें। जी ठीक है बेटा। सो भी टाउन हॉल स्वदेशी मूवमेंट, बिल्कुल सही है। सो भी ठीक बता रहे हो तुम, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। तो यहां पर लॉर्ड कर्जन की कुछ और पॉलिसीज हैं। कर्जन की अफगान नीति, अफगान पॉलिसी। दरअसल लॉर्ड कर्जन के समय में रशिया का दबाव अफगानिस्तान पर बढ़ रहा था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में रशियन प्रेशर के कारण अफगानिस्तान के किंग को इंडिया बुलाया और इंडिया में उसे बताया गया कि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता से अफगानिस्तान का सारा डिसीजन ले। तो दोस्त मोहम्मद पर इसने दबाव डाला, अफगानिस्तान के किंग पर दबाव बनाया, जिससे कि अफगानिस्तान का किंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करे, रशिया के दबाव को कम किया जा सके, क्योंकि रशिया पंचदेह तक लगभग कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से आगे चलकर एक अफगान लड़ाई और हुआ था 1921 में, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ कर्जन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ा, बल्कि कर्जन ने स्पेशली एंड्रू फ्रेजर को अपॉइंट किया। एंड्रू फ्रेजर को अपॉइंट किया कि वह अफगान प्रॉब्लम्स को टैकल करे। तो एंड्रू फ्रेजर ने रशिया के दबाव कम करने के लिए अफगानिस्तान के किंग पर दबाव बनाया। हालांकि तीसरा लड़ाई 1921 में लड़ा गया। तीसरी लड़ाई में अफगानिस्तान हार गया और अफगानिस्तान को 1921 में इंडिया में विलय कर लिया गया था। और बाद में इंडिया से बाहर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, राजा महेंद्र प्रताप ने बनाया था। तो अफगान पॉलिसी इसकी फॉरेन पॉलिसी थी, इसने अफगानिस्तान पर दबाव बनाया जिससे रशिया अफगानिस्तान पर कब्जा करके इंडिया पर दबाव न बना सके। तो अफगान पॉलिसी कर्जन की। लेकिन एक और पॉइंट है, कर्जन किचनार,
कर्जन किचनर डिस्प्यूट। कर्जन किचनर डिस्प्यूट। कर्जन और किचनार में विवाद हो गया था। दरअसल लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था, जबकि किचनर मिलिट्री जनरल था। दोनों ने पावर को लेकर आपस में लड़ बैठे, यानी दोनों चाहते थे कि वो पावर उनके पास रहे, जबकि दोनों के पावर अलग अलग थे। कर्जन वाइसरॉय था, ओवरऑल हेड था, और किचनर को मिलिट्री जनरल बनाया गया। लेकिन किचनर यहां पावर ज्यादा गेन करना चाहता था, इसलिए कर्जन किचनार में विवाद हो गया, जिसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोनों को समझाया। तो बाद में अपने अपने काम पर दोनों फोकस किए। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि ये विवाद क्या था, पावर को लेकर, इंडिया में पावर को लेकर दोनों आपस में लड़ बैठे, वैसे नहीं लड़े, इंटरनल विवाद बन गया था। और इसके अलावा कर्जन के समय में इनकम टैक्स, कर्जन के टाइम में इनकम टैक्स का जो स्लैब था 500 से बढ़ा करके 1000 कर दिया गया था। यानी 500 रुपए इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता था पहले, अब उसको बढ़ाकर कर्जन ने 1000 कर दिया। 1000 से ज्यादा इनकम कमाने वाले लोगों पर इनकम टैक्स लगा दिया। बट याद रखें, पहले 500 था, बाद में 1000 कर दिया, कर्जन ने बढ़ा दिया इसको। और इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कहा जाता है कि कर्जन एक बार रशिया गया था, इसी अफगानिस्तान के सिलसिले में। अफगानिस्तान के सिलसिले में रशिया गया तो वहां कुछ समझौता करके भी आया। और उसी समय लॉर्ड कर्जन ने रशिया में कुछ स्पीच दिया था, इंडिया की बुराई किया था, जिसमें एक बुराई यह था कि उसने यह कहा कि अगर आप इंडिया में या ईस्ट के देशों में अपनी उम्र बढ़ाकर बताएं तो ईस्ट में लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे। इसी बात को एक बार बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी पत्रिका में छापा, और बाद में केसरी पत्रिका में इस न्यूज को लेकर के बाल गंगाधर तिलक पर बैन लगा दिया गया था, प्रेस एक्ट के अंडर में। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो लॉर्ड कर्जन ने किया। लेकिन लॉर्ड कर्जन के बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो आया या वाइसरॉय जो आया, लॉर्ड मिंटो सेकेंड है। लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा। मिंटो सेकेंड सर नमस्कार जी, कौन ब्रजेश? पर्सनल तो नहीं, उसमें होगा, ग्रुप में होगा। अच्छा, मैं बैंक डिटेल दे दूं? हम आपको भेज देता हूँ। ठीक सर, थैंक यू। तो जसराज जंगीर, जय हिंद गुरु जी। रोहित शर्मा, कब तक आएंगे सिविल सर्विसेज का बैच? बेटे आने वाला है जुलाई में, 19 जुलाई को शायद। सिविल सर्विसेज वाले बैच में उस लेवल का चलेगा। ये तो अभी आपका जीएस लेवल है, ऑल कंपटीशन के लिए उसमें एक्स्ट्रा चलेगा, ऑप्शनल का अलग से होगा, उसमें और ज्यादा चलेगा। तो सबका लेवल अलग अलग है। बेटे 2 मिनट, हम आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, फिर बढ़ाते हैं इसको आगे।
थैंक यू आप सभी को, रोहित शर्मा, जसराज, जहांगीर। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में। निशांत कुमार सर, अफगानिस्तान अपने देश में रशिया से बढ़ रहे दबाव को विरोध नहीं कर रहा था क्या? बेटे, अफगानिस्तान दरअसल वो चाहता नहीं था कि अंग्रेज जाके अफगानिस्तान में इंटरफेयर करें। अफगानिस्तान चाहता था कि रशिया उसके साथ आ जाए। चूंकि अंग्रेजों के बारे में उनको पता था कि एक न एक दिन अंग्रेज अफगानिस्तान को ब्रिटिश किंगडम में शामिल कर लेंगे, इसलिए रशिया की तरफ अफगानिस्तान झुक रहा था। होता नहीं है, अगर दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, तो इसी वे में अफगानिस्तान का झुकाव रशिया की तरफ था। वहां के जो किंग थे रशिया से ज्यादा प्रभावित थे, जबकि इंग्लैंड के लोगों से वे नफरत करते थे, क्योंकि हमने आपको बताया था शाह शुजा एक अफगानिस्तान का किंग था, भागकर ब्रिटिश कंपनी में शरण लिया था कलकत्ता में। बाद में जब पहली लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों ने शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया, वहां के एक्चुअल किंग को हटा करके। इसलिए अफगानिस्तान के लोग अंग्रेजों में विश्वास नहीं करते थे, अंग्रेजों को धोखेबाज समझते थे, शाह शुजा को भगोड़ा समझते थे, इसलिए रशिया के प्रति उनका झुकाव था। सुबह 19 जुलाई हिस्ट्री आएगा और फुल सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सारा आएगा 19 जुलाई वाले में। बाकी निशांत, ठीक है बेटा, थैंक यू। बाकी तो जीएस का लगभग आपका 70% तो कवर ही हो रहा है इसमें, सारे जीएस 70 to 80% कवर हो रहा है। और इसके अलावा थोड़ा सा आपको अगर ज्यादा डेप्थ पढ़ना तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो एसर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट होता है और उसके नीचे उसका रीजन दिया होता है, तो ये ऐसे प्रश्न पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बिपिन चंद्रा फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल 70 से 80 के बीच में कवर ही हो रहा, 70% से 80% के बीच में। अब यह है कुछ लेवल में हम 20% कम करा रहे हैं, 20 से 25%, उसमें 20-25% और प्रयास करेंगे कराने के लिए। अर्जुन कुमार कह रहे हैं गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने बनाया था। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने बनाया था। चलें आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो 1905 में आया। अब आप देखिए, मिंटो कर्जन की पॉलिसी को आगे बढ़ाया, मुस्लिम लीग को प्रमोट किया, मुस्लिम लीग को बनवाया। विकास सिंह सर, मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं, मुझे हिस्ट्री के लिए बता दीजिए। बेटे, इससे ज्यादा हिस्ट्री यूपीएसआई में नहीं आएगा। हाँ, एक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपी लोकल हिस्ट्री के लिए कोई बुक ले लो। यूपी का लोकल हिस्ट्री, लोकल ज्योग्राफी, लोकल पॉलिटी, लोकल इकोनॉमिक्स, लोकल करंट अफेयर्स, ये जरूर कर लेना आप। सुबह पूनम दलाल एंड स्पेक्ट्रम एक बार रिवाइज हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप ये स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बहुत बढ़िया किताब है स्पेक्ट्रम, अच्छी किताब है। निशांत कह रहे हैं सर आप और सब एसबी टीचर सब टीचर से बिना टाइम गंवाएं ज्यादा कंटेंट देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। रोहित शर्मा, बिहार पीएससी के लिए सर इनफ है क्या? बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा बिहार पीसीएस में आएगा नहीं, यूपी पीसीएस में जीएस में से ज्यादा नहीं आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में तमाम घटनाएं हुई हैं। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन बुलाया गया। अब आप बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह कौन सा अधिवेशन था? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन
कौन से नंबर का था, जबकि यह अधिवेशन हर साल 29-30 दिसंबर को बुलाया जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिवर्ष अधिवेशन 29-30 दिसंबर में होता था। तो इस सिलसिले में 1885 में पहला सेशन हुआ था और बिल्कुल सो ठीक बता रहे हैं 1906 में कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। 22nd INC सेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस प्लेटफॉर्म से पहली बार स्वराज की मांग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर से फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज की मांग किया था। स्वराज का मतलब होता है आदि स्वतंत्रता, यानी डोमिनियन स्टेटस, यानी कुछ रिजर्व पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे और अनरिजर्व पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहे, कांग्रेस के पास आ जाए कुछ पावर। तो स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का कुछ मैटर सेंटर के पास है और बहुत सारे मैटर जम्मू कश्मीर का वहां स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो इसी टाइप की गवर्नमेंट चाहते थे स्वराज, स्वायत्तता। जैसे कम्युनिकेशन, डिफेंस अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स कश्मीर का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सूचना प्रसारण, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय कश्मीर का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसे कांग्रेस चाहती थी कि राज्यों में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में प्रांत हैं वहां पर कांग्रेस को पावर दे दिया जाए, यानी अनरिजर्व सब्जेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया जाए और इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकारें बनाई जाएं। सेंटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्टेट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट कांग्रेस की बने, जिसमें हिंदू मुस्लिम कंबाइन रूप से शामिल होकर इनडायरेक्ट इलेक्शन लड़कर के स्वायत्तता के लिए शासन चलाएं। अब आप देखिए रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या था, जैसे डिफेंस था, होम अफेयर्स था, फॉरेन अफेयर्स था। फॉरेन अफेयर्स माने फॉरेन पॉलिसी, रेलवे था, कोर सेक्टर जिसको कहते हैं रेलवे। तो इस तरह के जो कोर सेक्टर थे, मेन सेक्टर्स थे, वो चाहते थे कांग्रेस वाले कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे और जो बिना कोर वाले सब्जेक्ट थे, या इसको कह सकते हैं अनारक्षित सब्जेक्ट, उनको स्टेट को देके कांग्रेस चलवाए उससे। तो याद रखें, स्वराज का मतलब नरम दल के लिए स्वशासन, नरम दल के लिए स्वायत्तता। नरम दल वाले चाहते थे कि हमें स्वायत्तता मिले। इंग्लिश में इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस टाइप का, डोमिनियन स्टेटस। और जबकि आगे चलकर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वे चाहते थे हमें स्वशासन मिले। स्वशासन इसका मतलब होता है सेल्फ रूल। स्वशासन का मतलब सेल्फ रूल है। तो आगे चलकर नरम दल वाले यही चाहते थे, गरम दल वाले स्वशासन चाहते थे। स्वशासन में यह था कि अंग्रेज यहां से जाएं, हम अपना शासन खुद ही चलाएंगे। यानी गरम दल वालों के लिए कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता चाहते थे। नरम दल चाहते थे कि अंग्रेजों के अंडर में हम शासन चलाएं, क्योंकि अभी हम उतने योग्य नहीं हैं। धीरे धीरे जब हम योग्य हो जाएंगे तो अंग्रेज यहां से चले जाएं, हम खुद पूरा शासन चलाएं फिर। तो दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम कांग्रेस मंच पर से स्वराज की मांग किया,
लेकिन आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक पहली बार उन्होंने यह कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ बता देंगे अर्जुन, चलो आगे बता देंगे इसको, कांग्रेस का और अधिवेशन बता देंगे, डेटा पूरा दे देंगे आपको, बोर्ड पे लिखवा देंगे या वैसे डेटा बता देंगे आपको, जो लिखना चाहेगा लिख लेगा। तो इस तरह से 1906 का 22वां सेशन कांग्रेस का बेहद इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद आप देखिए ये वही समय है 1906 में आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन उल मुल्क, ये ढाका का नवाब था, नवाब ऑफ ढाका। सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब थे। ये तीनों 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात किए थे। लॉर्ड मिंटो से ये तीनों शिमला में मुलाकात किए और लॉर्ड मिंटो ने इनको एक मंत्र दिया कि जाओ एक अलग पार्टी बना लो, मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी बना लो, और धीरे धीरे करके उस पार्टी को तमाम अधिकार दे दिए जाएंगे जो मुस्लिम हित में होगा। मतलब लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहनाने के लिए तीनों को भर दिया कि जाओ एक अलग पार्टी मुसलमानों की बनाओ। तो याद रखें ये तीनों मुस्लिम लीग बनाने से पहले शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात किया था। लॉर्ड मिंटो ने इनको मंत्र दिया कि अलग पार्टी बनाओ, और उससे ये आकर के मुस्लिम लीग पार्टी का गठन ढाका में किया। लेकिन आप जानते हो मुस्लिम लीग पार्टी बनाने की नींव रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान, आप शायद इनके बारे में पढ़े हों। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा थे। जिन्ना के पहले अगर कोई मुस्लिम लीडर था तो सर सैयद अहमद खान था। और सर सैयद अहमद खान, इनका जन्म 1817 में हुआ था। 1817 में अलीगढ़ में पैदा हुए थे और इनके पूर्वज मुगल शासकों के अंडर में दरबारी हुआ करते थे, बड़े बड़े विद्वान थे। तो सर सैयद अहमद खान का रिलेशन मुगलों से था, मुगल काल से था, मुगल दरबार से था। 1817 में ये पैदा हुए और उसी साल 1817 में एक पाइका आंदोलन उड़ीसा में चला था। 1817 में जिस साल ये पैदा हुए उड़ीसा में पाइका विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों को तंग कर दिया था। वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट ने पाइका मूवमेंट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मानने लगी है, एनसीईआरटी में भी दे दिया है। दो बातें एनसीईआरटी में चेंज करवाया है, एक तो 1817 में पाइका विद्रोह को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बताया है, और दूसरा ये कहा है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा वो छापामार युद्ध था, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर था। जबकि पुरानी एनसीईआरटी में शिवाजी पहले ऐसे मराठा किंग हैं जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा था। बट लेटेस्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने दो बातें, पाइका विद्रोह को 1857 के पहले पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस बना दिया और महाराणा प्रताप को कहा कि सबसे पहले गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया है। खैर, तो 1817 में सर सैयद अहमद खान का जन्म अलीगढ़ में हुआ था और सर सैयद अहमद खान एक अच्छे घर से बिलोंग करते थे, यानी पैसे वाले घर से बिलोंग करते थे। इनके पूर्वज पैसे वाले भी थे और पर्शियन के प्रकांड विद्वान भी थे, इसलिए इनको अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया। हालांकि ये भी कई भाषाओं के विद्वान थे। इनका झुकाव साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ भी था, यानी सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमानों को उनके पारंपरिक शिक्षा से ऊपर उठाओ, यानी उनके धार्मिक शिक्षा तो दो ही ठीक है, लेकिन उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग भी दो, साइंटिफिक शिक्षा भी दो। और वैसे सर सैयद अहमद खान वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे,
इसी उद्देश्य सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्टार्ट किया था, जिसमें साइंस की शिक्षा भी दी जाती थी। यानी वे मुसलमानों को चाहते थे कि मुस्लिम न केवल धार्मिक शिक्षा ले, इसके बजाय ये चाहते थे कि साइंस के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी के दृष्टि से मुस्लिम अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ भी बढ़ाएं। तो इस तरह से 1875 में मुस्लिम लीग तो बाद में बना है, लेकिन मुस्लिम लीग की भूमिका सर सैयद अहमद खान ने रखी है। उसी आधार पर ये आगे चल कर के मुस्लिम लीग बनाए हैं। मुस्लिम लीग का बेस अगर पूछा जाए, मुस्लिम लीग का बेस अगर पूछा जाए तो सर सैयद अहमद खान ने रखा है। कैसे, वही उसी की भूमिका बता रहे हैं आपको। कैसे मुसलमानों को आगे बढ़ाया, कब, 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, और बाद में यही चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। हालांकि सर सैयद अहमद खान लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे, 1898 में मर गए थे। 1898 में सर सैयद अहमद खान मर गए। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने एक बार यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर बहू के दो नेत्र हैं। हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू ब्यूटीफुल आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। एक जमाना ये था कि जब इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन बाद में इतने ज्यादा अलग थलग हो गए, कहा कि ना तो कभी हिंदू मुस्लिम एक थे और ना कभी एक हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट लास्ट में देना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू महासभा, जैसे वी डी सावरकर वगैरह आ गए, मदन मोहन मालवीय वगैरह आ गए, इन्होंने हिंदू को प्रमोट किया, इसीलिए ये मुस्लिम को प्रमोट करने लगे। अब आप देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि सर सैयद अहमद खान जो है मुसलमानों को एक करके उनको शिक्षित दीक्षित करने के लिए प्रेरित किया, प्लस मुसलमानों को कहा कि आप सब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। तो एक्चुअल में इंस्पिरेशन मुस्लिम लीग का सर सैयद अहमद खान से मिला है। यानी 1898 से मरने से पहले लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने सभी मुस्लिम्स को, जो बड़े बड़े लीडर थे मुसलमानों को, सबको वहां इनवाइट किया था। और उसके बाद इन्होंने यह कहा कि एक ऐसी पार्टी बनाओ जो मुसलमानों के हित में काम करे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड बाई आगा खान, बिल्कुल सही है, इसलिए पहला नाम आगा खान का हमने लिखा है। और चेयरमैन वॉज नवाब सलीमुल्लाह खान, बिल्कुल सही है। 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन किया गया ढाका में, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे, इसलिए सलीमुल्लाह खान ढाका में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किया, बिल्कुल सही है। तो मुस्लिम लीग बनाने से पहले हमने आपको जो भूमिका बताई है उसमें सर सैयद अहमद खान का विशेष रोल है। सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखा है इंडियन मुसलमान्स, यानी इंडियन मुस्लिम्स। यह किताब सर सैयद अहमद खान की बड़ी फेमस किताब है, जिसमें भारतीय मुसलमानों के बारे में, भारतीय मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी इत्यादि शिक्षा दीक्षा सब को उसमें बड़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इवन आज पाकिस्तान बन गया है, लेकिन सर सैयद अहमद खान का न केवल इंडिया वाले पार्ट पर फोकस था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान था नहीं, लेकिन पाकिस्तान वाले पार्ट पर भी फोकस था। आज भी कई सारी बिल्डिंग्स पर सर सैयद अहमद खान का नाम पाकिस्तान में लिखा हुआ है। इसका मतलब मुसलमानों को जागरूक करने में, मुसलमानों को अवेयर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सर सैयद अहमद खान ने। यानी इंडियन मुसलमानों को इतना आगे ले जाने का प्रयास सर सैयद अहमद खान ने किया। इसी में है इंडियन मुस्लिम, ये बुक का नाम है। तो चलें, ये लॉर्ड मिंटो से मिले। लॉर्ड मिंटो ने मंत्र दिया कि जाओ एक पार्टी बना लो। इन्होंने 1906 में तीनों ने, आगा खान पहला यही होगा, आगा खान, सलीमुल्लाह खान एंड मोहसिन उल मुल्क,
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनाई। ये पार्टी ढाका में बनाई। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में इन्होंने किया। अध्यक्ष यही लिखे, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया, प्रेसिडेंट थे ये। और मेन फाउंडर पूछा जाए तो ये हैं, ये फर्स्ट सेक्रेटरी बने थे, इसमें सेक्रेटरी जनरल बने थे। पहले महासचिव आगा खान थे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग की अधिवेशन की अध्यक्षता, मुस्लिम लीग पहला अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अमृतसर में पहला अधिवेशन 1909 में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो आगा खान लगाइएगा। जबकि ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया गया, उसकी अध्यक्षता ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने किया। पहला अधिवेशन जब हुआ 1909 में, तो उसकी अध्यक्षता आगा खान ने किया था। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष आगा खान थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग बनी उसकी अध्यक्षता सलीमुल्लाह खान ने किया। तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य बताइए, सुओ बताएं, मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था? मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था इनका? निशांत कह रहे हैं सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल का मतलब महासचिव। और प्रेसिडेंट में क्या अंतर है? बेटा प्रेसिडेंट एक होता है, सेक्रेटरी जनरल कई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग एरिया के, अलग अलग स्टेट का आज अध्यक्ष कांग्रेस के बनते हैं, एक अध्यक्ष केंद्र में बनता है, और उसके साथ साथ 2 सचिव बने थे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी। तो अध्यक्ष हेड एक ही बनेगा, ओवरऑल पार्टी का डिसीजन अध्यक्ष लेगा। सेक्रेटरी कई बन सकते हैं, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के नीचे होता है। प्रेसिडेंट टॉप पोस्ट होती है और सेक्रेटरी सेकंड टॉप पोस्ट होती है। अब सेक्रेटरी 2, 3, 4, 5 बन सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी जो होता है वो सेकंड टॉप मोस्ट पोस्ट होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मुस्लिम लीग का अध्यक्ष नहीं बताया आपने। एम इसका अगर पूछा जाए तो मुस्लिम्स में पॉलिटिकल पावर डेवलप करना, डेवलप द पॉलिटिकल पावर अमंग मुस्लिम्स। यानी मुसलमानों में राजनीतिक पावर विकसित करना, मुसलमानों में राजनीतिक पावर विकसित करना और मुस्लिम्स को पॉलिटिकली जागरूक करना। एजुकेशनली तो जागरूक सर सैयद अहमद खान ने किया था, लेकिन पॉलिटिकली जागरूक मुस्लिम लीग ने किया। तो आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को। अब आप देखिए 1906 में आर.एन. टैगोर ने अपना वो सॉन्ग भी रचा था ना, अमार सुनार बांग्ला, 1906 में रचा था। और इनका चेला, इनका शिष्य श्रीलंका का नेशनल एंथम आनंद था, उसने रचा था। और वैसे श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है उसकी स्क्रिप्ट तमिल है, लेकिन सिंहली भाषा में गाया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और अब आपको हम बताते हैं 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन, सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां सेशन था, 23rd सेशन कांग्रेस का।
तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन, रास बिहारी घोष ये अध्यक्ष थे। सूरत सेशन में बेटे रास बिहारी घोष कांग्रेस अध्यक्ष थे। और रास बिहारी घोष ये मॉडरेट लीडर थे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे और इसी में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक कहलाया मॉडरेट, दूसरा कहलाया एक्सट्रीमिस्ट। नरम दल, गरम दल। उदार प्रवृत्ति वाले ये थे और ये उग्र प्रवृत्ति वाले थे। उदार प्रवृत्ति और उग्र प्रवृत्ति। अब आप देखिए, इस विभाजन का मेन कॉज हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है। इसका मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो स्वराज था। स्वराज को लेकर ही दोनों डिवाइड हुए थे। अब इसमें देखिए, मॉडरेट चाहते थे उनको डोमिनियन स्टेटस मिले, ये चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस मिले, यानी स्वायत्तता, अभी बताए थे आपको। और ये चाहते थे कि इनको सेल्फ रूल मिले, सेल्फ रूल यानी स्वशासन। तो ये दोनों में अंतर है बेटे, इसी को लेकर दोनों डिवाइड हुए थे। नरम दल चाहते थे कि स्वायत्तता मिले, गरम दल चाहते थे स्वशासन मिले। इसको हम अभी आपको समझा दिए हैं पीछे। अब आप देखिए, नरम दल के लीडर्स कौन थे? कई सारे लीडर्स हैं, मॉडरेट लीडर। नरम दल के नेता जैसे रास बिहारी घोष हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो ये मॉडरेट लीडर्स थे सारे, एक के बाद एक ये सभी मॉडरेट लीडर्स थे। रास बिहारी घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल के नेता थे। इनके अगेंस्ट में एक्सट्रीमिस्ट लीडर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में अगर आप देखें तो लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। इसमें एक पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जाए इन सब में मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? इन सभी में सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ये थे। इनको एक हिस्टोरियन, अंग्रेज हिस्टोरियन सिरोल ने इनको क्या कहा है? फादर ऑफ अनरेस्ट कहा है, फादर ऑफ अनरेस्ट, असंतुष्टों का जनक। फादर ऑफ अनरेस्ट अगर आपसे पूछा जाए किसने किसको कहा? सिरोल ने फादर ऑफ अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा है। यानी सबसे एक्सट्रीमिस्ट नेता, सबसे एक्सट्रीमिस्ट नेता अगर पूछा जाए तो बीजी तिलक थे।
अरुण सर सेल्फ नोट बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए बेटे, 2-3-4 बार वीडियो देखो, सारा सेल्फ नोट बना सकते हो। और बाकी पीडीएफ में इतना डिटेल में नहीं दिया जा सकता है, इससे बेहतर होगा किताब ले लेना, पीडीएफ में शॉर्ट में दिया जाता है। और बाकी आप ये देखें, एक्सट्रीमिस्ट नेता में लाल बाल पाल, इनको असंतुष्टों का जनक कहा है। किसने कहा है? शिरोल नामक एक हिस्टोरियन अंग्रेज था, इसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को असंतुष्टों का जनक क्यों कहा गया? बाल गंगाधर तिलक ऐसे ऐसे स्लोगन देते थे, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे, जिससे प्रभावित होकर शिरोल ने इनको असंतुष्टों का जनक कहा। जैसे एक बार इन्होंने ये कहा कि अगर आपके घर में चोर घुस जाए तो शोर मत मचाओ, घर का दरवाजा बंद कर घर में आग लगा दो, शोर मचाओगे तो चोर भाग जाएगा। मतलब ये था इनका कि अगर आपके, जैसे हिंदुस्तान हमारा घर है, इसमें अंग्रेज रूपी चोर घुस आए हैं, जहां पाओ वहीं मार दो, शोर मत मचाओ, शोर मचाओगे तो बचकर भाग जाएगा। तो इनका मकसद यही था, कोड वर्ड में बोलते थे। तो इस तरह बाल गंगाधर तिलक सबसे एक्सट्रीमिस्ट थे। इनको 2 बार मांडले जेल की सजा हुई थी। दोनों बार इन्होंने केसरी पत्रिका में आक्रामक न्यूज छापा था। ट्वाइस ही वाज एक्साइल्ड टू मांडले जेल बर्मा में बिकॉज ही पब्लिश्ड ट्वाइस सेडिशियस न्यूज इन केसरी मैगजीन। अच्छा, केसरी मैगजीन जो थी वो मराठी भाषा में थी, मराठा मैगजीन निकालते थे अंग्रेजी भाषा में। तो बाल गंगाधर तिलक मराठा में यानी इंग्लिश वाले में कभी भी सेडिशियस न्यूज नहीं छापते थे। जब भी सेडिशियस न्यूज यानी क्रांतिकारी न्यूज छापना होता था तो वे केसरी में छापते थे। तो ऐसे बाल गंगाधर तिलक हैं। और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बन नहीं पाए। वे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तरस गए, बनने ही नहीं दिया इनको। तो ऐसा कोई अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे क्रांतिकारी नेता, कर्म दल के नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तरस गए बट बन नहीं पाए थे, तो बीजी तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार 1882 में 18 महीने के लिए भेजा गया था और बाद में दोबारा 1908 में इनको 6 साल के लिए मांडले जेल की सजा हुई थी। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ट्वाइस एक्साइल्ड फॉर 6 मंथ, फर्स्ट टाइम 18 मंथ, सेकेंड टाइम 6 years बर्मा में मांडले जेल में निष्कासन इनको कर दिया गया था। सो सर बीजी तिलक आल्सो कंटिन्यू टू बॉम्बे एंड पुणे इन द टाइम ऑफ बंगाल डिवीजन। बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक 1905-06 में बंगाल पुणे में बंगाल विभाजन के खिलाफ ये एक्शन ले रहे थे। उधर गणपति त्योहार 1893 और 1895 में शिवाजी, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, अभी बताएंगे सारा ये, अब आप तो बता ही दिए हैं। 1893 में गणपति त्योहार इन्होंने नहीं स्टार्ट किया था, गणपति त्योहार पहली बार शिवाजी ने प्रारंभ किया था। याद रखें, गणपति त्योहार को इन्होंने रिवाइव किया था, यानी फिर से प्रारंभ किया, ये शब्द जोड़ना है इसमें। तो बाल गंगाधर तिलक बड़े साहसी व्यक्ति थे। 1893 में गणपति फेस्टिवल स्टार्ट नहीं किया, ये याद रखें। गणपति त्योहार तो सबसे पहले शिवाजी का हमने बताया हुआ है, पुणे में शिवाजी ने स्टार्ट किया था, इसको रिवाइव किया था इन्होंने। गणपति त्योहार को बीजी तिलक ने रिवाइव किया, पुनर्स्टार्ट किया। 1895 में शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया। शिवाजी फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। 1893 में गणपति त्योहार शिवाजी ने पहले चला दिया था, इसको रिवाइव बाल गंगाधर तिलक ने किया। और 1895 में शिवाजी त्योहार इन्होंने स्टार्ट किया। यानी ये चाहते थे कि जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ, बीजापुर के राजा के खिलाफ आक्रामक गतिविधियां एडॉप्ट किया था, उसी तरह हमें इंडियन को अंग्रेजों के खिलाफ शिवाजी बनना पड़ेगा। अगर पूरे इंडियन शिवाजी बन जाएं, अंग्रेज कुछ ही दिन में भाग जाएंगे। इसलिए शिवाजी का एग्जाम्पल देते थे
इसीलिए मुस्लिम बाल गंगाधर तिलक से नफरत करने लगे, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी ने गुरिल्ला वारफेयर लड़ा था। औरंगजेब के सेनापति शाइस्ता खान के कैंप में घुसकर उसके पेट में पॉइजनस नेल भोंक कर मार दिया था। तो ये सब एग्जाम्पल देते थे। तो शिवाजी त्योहार में यही था। गणपति त्योहार हिंदुओं का था। बिल्कुल सुगो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक सबसे असंतुष्ट नेता थे इनमें और कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए। बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में गीता रहस्य बुक लिखा था, यानी गीता का रहस्य, सीक्रेसी, गीता रहस्य बुक तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। और एक किताब इन्होंने लिखा था आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, यानी आर्य कहां से आए उनके घर के बारे में लिखा था, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। और बाल गंगाधर तिलक के साथ मांडले जेल में लाजपत राय, अजीत सिंह वगैरह ऐसे तमाम क्रांतिकारी मांडले जेल में थे। यानी जो इस समय खूंखार क्रांतिकारी थे इंडिया में, उनको निष्कासित करके मांडले जेल बर्मा में भेज दिया जाता था, जिससे कि उनसे मिल कोई न पाए और क्रांतिकारी एक्टिविटीज को कुछ लगाम लगे। बिल्कुल आगे यही है सारा बात। और नरम दल गरम दल का थोड़ा सा और बताएंगे एक पॉइंट। 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, तो अपने नेताओं के स्पीच सुनने, भाषण सुनने आम जनता भी आती थी। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में जनता भी बड़ी संख्या में आई हुई थी। भीड़ में से किसी ने एक जूता निकाल के मंच पर फेंका और वो जूता फिरोज शाह मेहता को जाके लगी। फिरोज शाह मेहता को वो जूता जाके लगी और फिरोज शाह मेहता और नरम दल के नेताओं ने सोचा कि यह काम गरम दल वालों ने कराया है, इसलिए नरम दल के नेता सूरत कांग्रेस मंच पर से उतरे और वे फिरोज शाह मेहता के घर चले गए, वहां मीटिंग किया। गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक के घर पुणे गए, वहां अपना सेपरेट मीटिंग किया। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि 1907 में सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस एक्चुअली किस दल के पास था, तो कांग्रेस एक्चुअल में नरम दल के पास था, जबकि मंच पर से सबसे पहले नरम दल उतर कर चले गए थे। तो कांग्रेस एक्चुअल में मॉडरेट के पास था, कांग्रेस एक्चुअल नरम दल के पास था और गरम दल वाले अलग हुए थे। और एक बात और है, नरम दल गरम दल में मतभेद का एक रीजन और बता देते हैं कि नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए, जबकि बाल गंगाधर तिलक को गरम दल वाले चाहते थे कि ये सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बने, इनको नहीं बनने दिया। तो यह भी एक मतभेद था। नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष बन गए, गरम दल वाले चाहते थे कि बीजी तिलक बने, नहीं बनने पाए। तो यह भी मतभेद का एक कारण है। तो यह विभाजन 1907 में, ये जाकर के 1916 में एक हुए थे, 1916 में लखनऊ सेशन में, जिसको हम आगे बताएंगे। सुबह सर तिलक का दूसरा बुक क्या बोला, फिर से रिपीट कर दें। तिलक की 2 किताबें हैं, एक तो है गीता रहस्य, गीता रहस्य, और दूसरी किताब है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, यानी आर्यों से रिलेटेड है। तो ये 2 किताबें हैं बाल गंगाधर तिलक की। इन दोनों किताबों को तिलक ने लिखा है। और 2 पत्रिकाएं, केसरी पत्रिका है, केसरी मराठी में, और दूसरी पत्रिका है मराठा इंग्लिश में। तो यही क्लास वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट इवनिंग वाले क्लास में यहां से हम आगे पढ़ाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।